चलिए, आपका डाइवर्जेंस टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है कर्ल। कर्ल जो है वो भी आपका वेक्टर फील्ड में निकाला जाएगा, मतलब जो फंक्शन यूज करेंगे कर्ल के लिए वो भी वेक्टर फंक्शन यूज करेंगे। जैसे डाइवर्जेंस में वेक्टर फंक्शन था, ऐसे ही कर्ल में भी किसका फंक्शन यूज करना है, वेक्टर फंक्शन। अभी तक हम 4 टॉपिक्स पढ़ चुके और ये मैं स्टार्ट जो करवाने जा रही हूँ आज 5वां टॉपिक है इस चैप्टर का। 4 कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं? पहला टॉपिक आपने पढ़ा था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा आपने ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर आपने स्केल फैक्टर और बेस फैक्टर निकाले। थर्ड पढ़ा आपने ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, आपने ग्रेडियंट निकाला स्केलर फंक्शन का। स्केलर फंक्शन हम जो लेके चले थे वो लेके चले थे फाई। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब स्केलर फंक्शन की बात करेगा तो हमेशा ग्रेडियंट आएगा, और जब वेक्टर फंक्शन की बात करेगा तो डाइवर्जेंस और कर्ल आएंगे। स्केलर फंक्शन में कभी भी डाइवर्जेंस और कर्ल नहीं आएंगे और वेक्टर फंक्शन में कभी भी ग्रेडियंट नहीं आएगा। थर्ड वन टॉपिक जो पढ़ा आपने ग्रेडियंट निकाला स्केलर फंक्शन का, ग्रेडियंट पाई। फिर फोर्थ टॉपिक जो आज हमने कंप्लीट किया वो पढ़ा आपने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, मतलब आपने डाइवर्जेंस निकाला वो किसका निकाला, वेक्टर फंक्शन का। अब जो फिफ्थ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम कर्ल, और कर्ल भी जो निकालेंगे वो भी किसका निकलना है, वेक्टर फंक्शन का। डिफरेंस क्या है दोनों में? जो डाइवर्जेंस पढ़ा था उसमें हम फ्लक्स की बात करते थे कि निकलने वाला फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम में से निकलना चाहिए, और कर्ल के अंदर हम जो बात करते हैं वो भी फ्लक्स की बात करते हैं, बस इसमें ये बात करते हैं कि निकलने वाला फ्लक्स पर यूनिट एरिया से निकलना चाहिए। वहां पर यूनिट वॉल्यूम से निकाला गया था फ्लक्स, और कर्ल के अंदर पर यूनिट एरिया से निकाला जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी डाइवर्जेंस जैसा है। डाइवर्जेंस जो है वो डेल डॉट ए वेक्टर में ओपन होता था, और कर्ल जो है वो डेल क्रॉस ए वेक्टर में ओपन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अभी मैं लिख दूं या थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी इन दोनों में। अब निकालना है आपको कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालना है, इसके लिए वही काम करना है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, वही कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही U1 कर्व, U2 कर्व, U3 कर्व, या फिर U कर्व, V कर्व और W कर्व बोल सकते हैं अपन। भाई मैं U1 कर्व, U2 कर्व और U3 कर्व बोल रही हूँ। इसकी लेंथ DS1, H1 DU1, इसकी लेंथ DS2, H2 DU2, इसकी लेंथ DS3, H3 DU3, और ये रहा ओरिजिन। इसमें हम जो लेके चलेंगे, वहां तो क्यूब लिया था, यहाँ पर क्यूब का एक कोई भी सरफेस ले लेंगे, कोई भी एक फेस ले लेंगे। वो फेस मैंने ले लिया, ये रहा। बस आप इधर एक फेस की बात करोगे जिसमें फ्लक्स आपका O से आएगा A तक आएगा, A से B पर आएगा और B से C पर जाएगा। फ्लक्स चलेगा ऐसे। ये फ्लक्स जो मूव कर रहा है वो डायरेक्शन मैंने बता दी है, फ्लक्स कैसे मूव करेगा। अच्छा एक बात और सुनिए, जो कर्ल निकाला जाता है वो बाउंड्री पर निकाला जाता है, और जो डाइवर्जेंस निकाला जाता है
वो घर के अंदर निकाला जाता है। घर के अंदर जो निकाला जाएगा वो डाइवर्जेंस होगा, घर की बाउंड्री पे जो निकाला जाएगा वो कर्ल होगा। कर्ल जो होता है वो हमेशा सरकमफ्रेंस पर रोटेट होता है, डाइवर्जेंस जो होता है वो अंदर जाता है। इसलिए डाइवर्जेंस के लिए अपन पर यूनिट वॉल्यूम में से फ्लक्स निकालते हैं और कर्ल के लिए पर यूनिट एरिया में से फ्लक्स निकालते हैं। कर्ल का मतलब है आपका फ्लक्स का रोटेट होना, वो भी किस पर, केवल बाउंड्री पर। बाउंड्री पर जब फ्लक्स रोटेट होता है तो हम क्या निकालते हैं, कर्ल। और जब रूम के अंदर से जाया जाएगा, क्यूब के अंदर से भेजा जाएगा, तब जो निकालते हैं वो निकालते हैं वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में से जो फ्लक्स निकलता है वो होता है डाइवर्जेंस, पर यूनिट एरिया में से जो फ्लक्स निकलता है वो होता है कर्ल। और कर्ल हमेशा केवल बाउंड्री पर रोटेट होता है। इसलिए मैंने जो फ्लक्स लिया है वो देखो, कभी अंदर की बात नहीं करी है मैंने क्या कहा है, ओ से चालू हुआ, ए पर आया, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया और सी पर से लौट के वापस कहाँ चले जाएगा, ओ पर। इसका मतलब ये बाउंड्री पर रोटेट हो रहा है। तो आंखें बंद करके थे कह दीजिए इस डायग्राम के अंदर हम कर्ल निकालने वाले हैं, क्योंकि अपन ने जो फ्लक्स लिया है वो बाउंड्री पर लिया है। तो इसका मतलब निकलने वाला जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव करेंगे वो ड्राइव करने वाले अपन लोग कर्ल, क्योंकि ये रोटेशन आपका बाउंड्री के ऊपर है। कर्ल होता क्या है ये बताती हूं मैं, सुनिए। कर्ल, कर्ल किसका निकालना है, वेक्टर फील्ड का। मतलब आपको फंक्शन वेक्टर फंक्शन लेना है और वेक्टर फंक्शन लिया हमने ए वेक्टर, ये अपन लोग ने वेक्टर फंक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब कर्ल की बात करनी है। कर्ल ए वेक्टर का क्या होगा, देखिए मैंने अभी बहुत अच्छे से क्लियर करा, जो कर्ल निकाला जाएगा वो पर यूनिट एरिया पे निकालेंगे, डाइवर्जेंस जो निकालेंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम पे निकालेंगे। पर यूनिट एरिया पे इसलिए निकाला जाता है क्योंकि कर्ल केवल सरफेस पर रोटेट करता है। डाइवर्जेंस जो होता है वो क्यूब के अंदर एंटर करता है, इसलिए उसमें वॉल्यूम निकाला जाता है। कर्ल हुआ क्या, पर यूनिट एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स उस वेक्टर फंक्शन का कर्ल कहलाता है। और पर यूनिट एरिया लिया जो है, एरिया कितना होना चाहिए, बहुत छोटा, मतलब लिमिट लगा दी डी टेंडिंग टू 0। दोबारा सुनिए, कर्ल क्या होता है, पर यूनिट एरिया में से, मतलब जो आपने ये सरफेस ली है ओ ए बी सी ओ, इसके पर यूनिट एरिया में से जितना भी फ्लक्स रोटेट होगा वही क्या होगा, इसका फ्लक्स, वही क्या होगा, इसका कर्ल। और जो निकलने वाला फ्लक्स है वो कैसी वैल्यू होनी चाहिए इसकी, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स, पर यूनिट एरिया में से जितना ज्यादा फ्लक्स बाहर जाएगा वही उसका क्या होगा, कर्ल। आपने लिया यूनिट एरिया है, उस यूनिट एरिया में से आप मैक्सिमम कितना फ्लक्स बाहर निकाल दोगे वही इस वेक्टर फंक्शन का कर्ल कहलाएगा। आया समझ में, कर्ल क्या होता है, कर्ल क्या होता है, the outgoing flux passes through per unit area is known as curl of a vector function। जो आउटगोइंग फ्लक्स है पर यूनिट एरिया में से निकालते हैं वो ही उसका क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। और यह भी आपका वेक्टर फंक्शन का निकाला जाता है। लेट, ये तो डेफिनेशन हो गई और इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां से आपका आर्टिकल स्टार्ट करवाने वाली हूं मैं, और कर्ल के साथ डायरेक्शन और आती है, यहाँ पर लगा लीजिएगा एन कैप। आइए सबसे पहले अपन वही एरिया एलिमेंट निकालते हैं, ds1 ds2 और ds3 की वैल्यू। लेट ds1 इक्वल्स टू h1 du1, ds2 इक्वल्स टू h2 du2, h3 इक्वल्स टू h3 du3। आज हम लोग वॉल्यूम नहीं निकालने वाले हैं क्योंकि इसमें पर यूनिट एरिया की बात है, इसलिए अपन वॉल्यूम नहीं निकालेंगे।
हमने एक सरफेस ली है इसमें केवल ओ ए बी सी, जो U1 कर्व और U2 कर्व के बीच में रखी है, तो एरिया एलिमेंट जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, केवल OABC के लिए। OABC के लिए तो अपन दो ही यूज करने वाले लेंथ एलिमेंट DS1 और DS2। तो एरिया जो होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, DS1 इंटू DS2, H1H2 DU1 DU2। एरिया ऑफ एलिमेंट OABC का एरिया निकाल रही हूँ, DA DS1 इंटू DS2, क्योंकि अपन लोग ने एक ही सरफेस ले रखी है OABC, इसलिए केवल इसी की बात करेंगे। DA इक्वल्स टू DS1 H1 DU1 DS2 H2 DU2। तो DN जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, H1 H2 DU1 DU2। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 और इसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एरिया एलिमेंट के एरिया ऑफ एलिमेंट मत लीजिए, एरिया एलिमेंट OABC। चलो आगे चलते हैं। DA की वैल्यू निकल गई, अब निकालना है वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन निकालते, वेक्टर फंक्शन क्या लिया अपन ने, ये जो लिया है वो लिया है हमने ए वेक्टर। ए वेक्टर को अपन ओपन कर चुके हैं, किसमें करते हैं, A1 E1 कैप, A2 E2 कैप, A3 E3 कैप। ये अपन का ए वेक्टर ओपन हुआ और इसको डालिए क्वेश्चन नंबर 3। उसी की तरह जैसे उसमें करा था, उसमें D2 निकाला था, इसमें D1 निकाला है। अब निकालते हैं U1 कर्व के अलोंग वेक्टर फंक्शन A1 में चेंज। जैसे इसमें निकाला था रेट ऑफ चेंज इन A1 विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सिमिलरली इसमें भी आपको यही फाइंड आउट करके लाना है। चलिए करते हैं, U1 कर्व के लिए बात करते हैं। और जो आपको कर्ल निकालना है वो सेंटर पे निकालना है, इसी P पॉइंट पर। एट पॉइंट P पॉइंट पे कर्ल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लानी है। एट पॉइंट P फॉर U1 कर्व, एट पॉइंट P द value of vector function for U1 कर्व। U1 कर्व के लिए वेक्टर फंक्शन क्या मान के चलेंगे अपन, A1 की बात करेंगे। अब A1 में चेंज निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज इन A1 में रेट ऑफ चेंज निकालना है। आ जाओ, A1 का मतलब है आप U1 कर्व की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप इस वाली एक्सिस पर चल रहे हैं। आपको इस एक्सिस से कहां पहुंचना है, P पर। जब आप इस एक्सिस से P पर आएंगे तो आपका जो फंक्शन चलेगा वो चलेगा तो A1 ही, क्योंकि आप U1 कर्व से P पॉइंट पर आ रहे हैं। U1 कर्व से इधर आएंगे तो मतलब आपकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, P पॉइंट पर पहुंचना है, इस कर्व के थ्रू आपको इस पॉइंट पर आना है। पहले आप ये डिस्टेंस चलेंगे और फिर यहाँ से ये वाली जो चेंज होगा वो किसके लिए होगा,
U2 कर्व के लिए, क्योंकि आप इस एक्सिस पर चल के P पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, तो मतलब जो चेंज आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, U2 के लिए। तो आपको जो मैंने बताया था जब रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो कवर्ड करेगी यहाँ से यहाँ तक आने में, वो H1 DU1 कवर नहीं करेगी। अब डिस्टेंस कौन सी काउंट होगी, H2 DU2, क्योंकि आप P पॉइंट पर आने के लिए यहाँ से कर्ल को, यहाँ से फ्लक्स को इधर लाएंगे, तो मतलब जो आपका चेंज आना है वो किस लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होना है, H2 DU2 के लिए। तो रेट ऑफ चेंज इन जो A1 होगा वो होगा डेल A1 ओवर H2 डेल U2। आज H1 डेल U1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया। आप इधर से इधर पहुंचेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस इतनी कवर करेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगी वो V कर्व के लिए होगी, ना कि U कर्व के लिए। तो चेंज यहाँ से यहाँ तक आना है, तो चेंज इसके अलोंग आएगा, तो वो आएगा H2 DU2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, डेल A1 ओवर H2 डेल U2? कमेंट करिए, देख से पढ़ा है। नमन भाई और हमारी वो बच्चों का नाम सुन के और एनर्जी कम हो जाती है बॉडी में। चेंज जो आया A1 के यहाँ वो आया आपका डेल A1 ओवर H2 डेल U2। सबसे पहले कर्ल का मान जो निकाल रही हूं मैं, पाथ OA के लिए बात कर रही हूं। मिड पॉइंट ऑफ पाथ OA component of A vector along the curve along the path OA। OA के लिए A वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं। A1 OA के लिए बात कर रहे हैं। OA पर तो जो U कर्व है OA, तो OA पर जो वेक्टर चलेगा वो तो चलेगा A1, और BC पे जो चलेगा वो भी A1 वेक्टर, क्योंकि दोनों जो है वो किसके अलोंग है, U1 कर्व के अलोंग। और OB AB और CO पर जो वेक्टर चलने वाला है, जो आपका लेंथ लेंगे वो लेंगे आप V कर्व के लिए, और OA और BC के लिए जो लेंथ लेंगे वो लेंगे U1 कर्व के लिए। क्यों लेंगे देख लीजिए, यहां से यहां चलेंगे तो आप U1 कर्व के अलोंग चल रहे हैं, B से C पर जाएंगे U1 कर्व के अलोंग ही जा रहे हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट है। सिमिलरली A से B पर जाएंगे तो U2 के लिए जाएंगे क्योंकि ये U2 डायरेक्शन है, और C से O पे जाएंगे तो U2 के लिए जाएंगे, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ A1 वेक्टर अलोंग द U1। A1 अगर मैं इसके लिए पॉजिटिव साइन लूंगी तो इस 2 मिनट बचे हैं। अगर मैं O से A तक जाने के लिए पॉजिटिव साइन लूंगी तो B से C पर जाने के लिए मैं नेगेटिव साइन लूंगी, क्योंकि अगर किसी एक भी एक्सिस के लिए पॉजिटिव लेना है तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अगर O से A तक आने के लिए आप पॉजिटिव लेते हो तो B से C पर जाने के लिए नेगेटिव हो जाएगा। सेम A से B पर आने के लिए पॉजिटिव लेते हो तो B से C पर जाने के लिए नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर निकाल रही हूँ अलोंग द पाथ OA के लिए। OA के लिए निकाल रही हूँ तो मैं इसके लिए मान लिया नेगेटिव लिया, तो दूसरे वाले के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे डाइवर्जेंस में निकालना था वैसे ही निकालते हैं। A1 के अंदर चेंज किसके रेस्पेक्ट में आएगा, डेल A1 ओवर H2 डेल U2। और A1 से आप यहां तक पहुंचेंगे, यहां से यहाँ पर P पॉइंट पे तो पहुंचना है कर्ल को, तो डिस्टेंस कितनी चलेगा वो H2 DU2। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचता तो H2 DU2 होती, लेकिन ये P पॉइंट बीच में ही पड़ गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आधी। तो इससे इस पे पहुंचेगा तो डिस्टेंस क्या होगी इसकी, H2 DU2 अपॉन 2। अगर आपकी मर्जी है O से A के लिए पॉजिटिव ले लीजिए या नेगेटिव ले लीजिए, मैं इसके लिए नेगेटिव लेके चलती हूँ। तो A1 माइनस डेल A1 H2 डेल U2 H2 DU2 अपॉन 2। H2 से H2 कैंसिल, A1 माइनस डेल A1 ओवर
डेल यू टू डी यू टू अपॉन, ये निकल गया आपका ओ ए पाथ के लिए। अब निकालना है आपको बीसी पाथ के लिए, और बीसी पाथ के लिए डिफरेंस कितना रहेगा, प्लस आ जाएगा। फिर निकालेंगे ए बी के लिए और फिर निकालेंगे सीओ के लिए। बाकी हम लोग कल बात करते हैं, आज के लिए लेक्चर